17 जून 2009 कर्नाटक के हासन जिले का इंटरसिटी बस स्टैंड। वहां के लेडीज वॉशरूम के बाहर भारी भीड़ जमा थी। लोग गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में थे क्योंकि एक औरत काफी देर पहले वॉशरूम के अंदर गई थी लेकिन अब तक बाहर नहीं आई थी। पहले कुछ मिनट बीते, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। लोगों ने दरवाज़ा नॉक किया, आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। 3 से 4 घंटे बीत चुके थे। आखिरकार लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। 2 लेडी कांस्टेबल मौके पर पहुंची। उन्होंने भी दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन फिर भी अंदर से सन्नाटा। तभी एक जोरदार धक्का मारा गया। दरवाज़ा टूट गया और उसके बाद जो मंजर सामने था उसे देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वॉशरूम के फ्लोर पर एक औरत पड़ी हुई थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। मुंह से झाग निकल रहा था। वो शादी के जोड़ों में थी। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने सुसाइड किया है, लेकिन यह केस जितना सिंपल दिख रहा था, असल में उतना सिंपल था नहीं। क्योंकि 2003 से लेकर 2009 तक कर्नाटक के अलग अलग पब्लिक वॉशरूम्स में 20 से ज़्यादा औरतों की लाशें बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन में मिली थीं। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने 30 से ज़्यादा औरतों को इस तरह मैनिपुलेट किया कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली, और मरते वक्त उन्हें ये तक पता नहीं था कि उनका असली कातिल कौन है। वेलकम बैक टू अंदर वीडियो ऑफ इंटेल। माई नेम इज़ अमित। In this video, we are going to discuss the case of Cyanide Mohan। संगीत 15 जून 2009 कर्नाटक के बंटवाल तालुका के बारीमार नाम के एक छोटे से गांव से 22 साल की अनीता मूल्या अपने घर से गायब हो जाती है। घर छोड़ने से पहले अनीता एक लेटर छोड़कर जाती है जिसमें वो साफ साफ लिखती है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ रही है ताकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके एक नई जिंदगी शुरू कर सके। उसी दौरान बारीमार गांव से अली नाम का एक लड़का भी मिसिंग था। उन दिनों गांव में कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा थी। कुछ ग्रुप्स ने अनीता के मिसिंग केस को लव जिहाद का एंगल देकर दंगे शुरू कर दिए। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लोग पुलिस स्टेशन जलाने तक पहुंच गए। पुलिस पर भारी दबाव था। उस वक्त के सर्कल इंस्पेक्टर नंजुंडिया गौड़ा ने एक स्पेशल टीम बनाई और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस को शक था कि अली का अनीता से कोई कनेक्शन है, लेकिन 2-3 दिन बाद अली खुद पुलिस के पास पहुंचता है और प्रोटेक्शन मांगता है। वो कहता है कि उसे गांव वालों से जान का खतरा है। पुलिस उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ करती है। अली साफ कहता है कि उसका अनीता से कोई रिश्ता नहीं था। वो उस दिन किसी काम से गांव से बाहर था। उसके पास ऐसे सबूत भी थे जो उसे बेगुनाह साबित कर रहे थे। पुलिस को समझ आ गया कि अली निर्दोष है। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए बंटवाल पुलिस अनीता की तस्वीरें कर्नाटक के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में सर्कुलेट करती है। 107 किलोमीटर दूर हासन पुलिस को एक पब्लिक वॉशरूम में एक औरत की लाश मिलती है। जब दोनों केस की डिटेल्स मैच की जाती हैं तो काफ़ी हद तक सब कुछ मैच कर जाता है। बंटवाल पुलिस हासन पहुंचती है और लाश की पहचान होती है। वो लाश अनीता मूल्या की ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि अनीता ने साइनाइड खाकर जान दी थी, लेकिन सवाल वही था। अगर अनीता को सुसाइड ही करना था तो वो 107 किलोमीटर दूर किसी अनजान शहर के पब्लिक वॉशरूम में ऐसा क्यों करेगी? यहीं से केस गहराता है। पुलिस अनीता का CDR निकलवाती है और तभी एक अजीब पैटर्न सामने आता है। मरने से पहले अनीता दिन भर एक औरत से बात करती थी। उसका नाम था कावेरी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह घंटों बाद। जब पुलिस कावेरी को कॉल करती है, हर बार वही जवाब मिलता है, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली नॉट रीचेबल। कावेरी की फैमिली से पूछताछ में पता चलता है कि कावेरी खुद 17 मार्च 2009 से मिसिंग है। अब मामला और उलझ चुका था। कावेरी का CDR निकलवाया जाता है। उसमें 2 और औरतों के नंबर सामने आते हैं, विनूथा और पुष्पा। और हैरानी की बात, दोनों भी मिसिंग थीं।
इसी तरह करते करते पुलिस को 20 से ज़्यादा ऐसी औरतों के नंबर मिलते हैं जो या तो मिसिंग थीं या जिनकी लाश पब्लिक वॉशरूम्स में मिली थी। सभी केस का पैटर्न एक सा था, अब साफ हो चुका था। ये एक सीरियल किलिंग है। एक ही IMEI नंबर से कई सिम इस्तेमाल किए गए थे। IMEI ट्रैक करने पर लोकेशन मिलती है मंगलुरु के दरलकट्टे गांव की। वहां पहुंचने पर फोन एक बच्चे के पास मिलता है। बच्चा कहता है, ये फोन मेरे मामा का है, मोहन कुमार विवेकानंद। यहीं से सामने आता है साइनाइड मोहन। मोहन कुमार विवेकानंद, जन्म 1963, कर्नाटक। गरीब परिवार, लेकिन पढ़ाई में तेज। सरकारी टीचर, शादी, बच्चे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। पुलिस उसका नंबर मॉनिटर करती है और वही पैटर्न दोहरता है। इस बार टारगेट सुमित्रा। पुलिस सुमित्रा को सच्चाई बताती है। डर के बावजूद वो पुलिस की मदद को तैयार होती है। 21 अक्टूबर 2009, बस स्टैंड। मोहन मिलने आता है और वहीं उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसकी जेब से साइनाइड की गोलियां मिलती हैं। मोहन गिरफ्तार। मोहन 22 से 35 साल की ऐसी औरतों को निशाना बनाता था जो कमज़ोर थीं, गरीब थीं या जिनकी शादी रुकी हुई थी। वो प्यार का नाटक करता, भरोसा जीतता, फिर उन्हें मौत की गोली थमा देता। 2013 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसे फांसी सुनाई। 2017 में सजा घटाकर उम्र कैद कर दी गई। आज वो बेलगावी की जेल में बंद है। इस केस पर रिसर्च करते वक्त एक ही बात दिमाग में आती है, भरोसा करने से पहले 100 बार सोचो। आपको क्या लगता है, क्या मोहन को मिली सजा उसके गुनाहों के लिए काफी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।